नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का मैं सुजीत पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का नाम है ऑल एग्जाम गाइड गुरु। यहां पर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो आ गया है। हमने संग्रह कर लिए हैं इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि होता है मुगल काल। बाबर, अकबर, शाहजहां सभी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एक ही वीडियो में मुगल काल से संबंधित, वो भी एमसीक्यू। इस टॉपिक में इतिहास के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न एक ही वीडियो में आपको देखने मिलेंगे। इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपका मुगल काल कब से कब तक था? तो 1526 से लेकर आपको पता होगा 1707, और 1707 से लेकर 1857 तक बहादुर शाह जफर तक जो है आपका कहलाता था क्या? उत्तर मुगल काल कहलाता था। तो चलिए हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। हम उम्मीद करेंगे हमारे इस प्रयास के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। सभी मिलकर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपना सपोर्ट दिखाएं। आपको टॉपिक वाइज भी हम जल्द से जल्द पूरे जीके क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हो सकता है 200 से प्लस ज़्यादा क्वेश्चन आपके इकट्ठे किए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक, राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बाबर ने सबसे पहले सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में पादशाह की पदवी धारण की थी। कहां पर? तो बाबर के द्वारा पादशाह की पदवी धारण की गई थी। यह वर्ड याद रखिएगा, पादशाह। ये इसने काबुल में धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी, काबुल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बाबर ने भारत पर किस वर्ष, किस ईस्वी में आक्रमण किया था? तो बाबर द्वारा आक्रमण किया गया था 1526 ईस्वी में भारत पर। ऑप्शन नंबर सी, 1526 ईस्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? आपको पता है जितने युद्ध हुए मुगल काल में, उनके सन रट लेना, स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत की लड़ाई राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था 1526। ऑप्शन नंबर बी 1526 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर जीत गया था, उसकी सैन्य कुशलता बहुत ही अच्छी थी। यही मुख्य कारण था बाबर की जीत का, उसकी सैन्य कुशलता। बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण क्या क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, उसके सैनिकों के पास तोप खाने थे, इसलिए इब्राहिम लोधी से बाबर जीत गया था। तोप खाना विजय का कारण बना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, तोप खाना। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? इस युद्ध में जिहाद की भी घोषणा की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया था। यह खानवा का युद्ध कहलाता है। इससे पहले हमने पानीपत का युद्ध पढ़ा, अब ये खानवा का युद्ध कहलाता है। खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा, और बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया था और जिहाद की घोषणा की थी। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? सबसे पहले तुलुगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किस युद्ध में किया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें तुलुगमा नीति का प्रयोग बाबर ने किया था। यह वर्ड याद रखिए, एग्जाम में आपको आ सकता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। बाबर की मृत्यु, अब बाबर के बारे में आपने लगभग पढ़ लिया। बाबर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। कहां पर? आगरा में 1530 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है बाबर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर के साम्राज्य में इनमें से क्या क्या शामिल था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बाबर के साम्राज्य में मैं आपको बता देता हूं, काबुल का क्षेत्र पूरा शामिल था बाबर के साम्राज्य में। पंजाब का क्षेत्र भी पूरा शामिल था बाबर के साम्राज्य में, और आधुनिक उत्तर प्रदेश जो बोलते हैं उसका भी पूरा क्षेत्र शामिल था। आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र शामिल नहीं था। काबुल, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए, बहुत ही सही आंसर है। निम्न नामों में से उसे चयनित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। हुमायूं के भाइयों का नाम आपको यदि याद होगा तो मैं बता देता हूं। कामरान हुमायूं का भाई था, अस्करी भी था,
और हिंदाल था। उस्मान हुमायूं का भाई नहीं था। हुमायूं के जो 3 नाम दिए हैं, तीनों भाई थे, उस्मान हुमायूं का भाई नहीं था। निम्नलिखित में से कौन प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? सबसे पहला मुगल सम्राट जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और सही आंसर है हुमायूं। हुमायूं ने सबसे पहले बंगाल के विरुद्ध, बंगाल पर कब्जा करने के लिए सैन्य अभियान किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। हुमायूं के चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण, सबसे पहले आक्रमण कब किया था? तो चुनार दुर्ग पर हुमायूं ने 1532 ईस्वी में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 1532 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1526 से स्टार्ट हुए, बाबर ने अपनी मुगल साम्राज्य 1526 से स्टार्ट की, 30 में गया और अब हुमायूं आ गया तो हुमायूं ने 32 में चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया। टॉपिक वाइज पढ़ने से यह फायदा होता है कि आपको कहानी जैसा पूरा याद होते जाता है। हुमायूं द्वारा दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस धातु का सिक्का सबसे पहले चलाया गया? तो हुमायूं ने सिक्का चलाया था धातु का, एक क्वेश्चन ये हो जाता है। और किस धातु का चलाया था? तो सोने का सिक्का चलाया था हुमायूं ने। ऑप्शन नंबर ए सोने का सिक्का राइट आंसर है प्रश्न के लिए। हुमायूं की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने यह टिप्पणी की थी कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी? तो ये जो टिप्पणी की गई थी ये लेन पूल ने की थी। क्या कहा था? कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसने अपनी जान दे दी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसे क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको, जो घटनाएं यहां पर दी गई हैं। तो देखिए करते हैं व्यवस्थित, मैं आपको बता देता हूं। दो राह का युद्ध सबसे पहले हुआ था। दो राह के बाद चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा के बाद हुआ था कन्नौज का युद्ध और कन्नौज के बाद हुआ था सामगढ़ का युद्ध। याद रखिएगा ये आपको आएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। युद्ध तो बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दो राह मतलब एक, उसके बाद आपका चौसा, उसके बाद कन्नौज, कन्नौज के बाद सामगढ़। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में दूसरे अफगान राज्य का संस्थापक शेर शाह सूरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी था, उसने द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था जिसने जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की थी? मध्ययुगीन शासकों की बात हो रही है और उच्च शिक्षित, तो शेर शाह जो है ये उच्च शिक्षित था और ये जौनपुर में इसने शिक्षा प्राप्त की थी, शेर शाह, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? डेट याद कर लो, कन्नौज का युद्ध 17 मई और 1540 की बात है। कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी शेरशाह और हुमायूं प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शेरशाह की महानता का घोतक इनमें से क्या है? शेरशाह क्यों महान माना जाता है, इनमें से क्या चीज है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह के महान घोतक होने का, उसने प्रशासनिक सुधार किए थे। शेरशाह ने प्रशासनिक सुधार किए थे इसलिए उसको महान माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी एडमिनिस्ट्रेशन, जो आजकल कलेक्टर करते हैं ना जिले में, जिले कलेक्टर का क्या काम रहता है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम सही से करना, प्रशासनिक सुधार शेरशाह ने बहुत अच्छे से किए थे। ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह के शासन के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए का विनिमय दर क्या थी? तांबे और चांदी के बीच में कितना अनुपात था? तो तांबे और चांदी के बीच में अनुपात था 64:1 का, मतलब 64 तांबे के सिक्के, एक समझ लीजिए, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 64 तांबे के सिक्के से आपको एक चांदी का सिक्का मिलेगा। इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। शेरशाह ने दिल्ली में किस स्मारक का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह के द्वारा दिल्ली में, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पुराना किला दिल्ली का और किला ए कोहना मस्जिद, ये दोनों शेरशाह के निर्माण में आती हैं, पुराना किला और किला ए कोहना मस्जिद। एग्जाम में पूछा गया है कोहना मस्जिद किसने निर्माण कराया? अभी ग्रुप डी यदि आप लोगों ने पिछली बार वाला दिया था 2017 में 16-17 वाला, तो उसमें पूछा गया था कोहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शेरशाह। शेरशाह के समय निर्मित सराय निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती थी? किस काम में नहीं आती थी? तो सबसे पहले हम देख लेते किस किस काम में आती थी। तो सराय डाक चौकी होती थी,
यात्रियों के काम में भी सराय आती थी और अधिकारियों के लिए भी सराय का यूज होता था। शस्त्रागार के लिए सराय यूज नहीं होती थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषकों की सहायता के लिए शेरशाह सूरी ने कौन सी व्यवस्था आरंभ की थी? तो किसानों की सहायता के लिए शेरशाह को जाना जाता है पट्टा एवं कबूलियत, ये व्यवस्था उसने आरंभ की थी। पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था शेरशाह के समय की है। ऑप्शन नंबर ए। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन किस शासक का है? एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन है आपका शेरशाह सूरी का। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है, उस सम्राट का नाम बताइए। तो सासाराम बिहार में स्थित है आपका शेरशाह सूरी का मकबरा। ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक, पूर्वी बंगाल से पेशावर पाकिस्तान की बात हो रही है, सड़क ए आजम नाम की सड़क का निर्माण किया था? तो सड़क ए आजम, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसका निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर हो जाएगा। सड़कों के लिए वैसे ही जाना जाता है शेरशाह सूरी को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी शेरशाह सूरी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। शेरशाह का उत्तराधिकारी इनमें से कौन था? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी आपका इस्लाम शाह था। ऑप्शन नंबर बी इस्लाम शाह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एमपीपीएससी प्री 2018 क्वेश्चन है। शेरशाह ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? यहां पर आपको कुछ उपाधियां दी गई हैं। शेरशाह के द्वारा इनमें से कौन कौन सी या कोई एक कौन सी उपाधि धारण की गई थी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह ने यहां पर आपकी उपाधि धारण की थी सबसे पहले तो हजरत ए आलम। ऑप्शन नंबर ए हजरत ए आलम, और दूसरी उसने की थी सुल्तान। ये दोनों उपाधि शेरशाह ने धारण की थी। एक और दो सही आंसर हो जाएगा। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर एक और दो होना चाहिए। एक और दो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर का जन्म किस राजपूत राजा के महल में हुआ था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अकबर का जन्म किस राजपूत राजा के महल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर राजा वीरसाल के महल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राजा वीरसाल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो अकबर को जैसे ही पता चला, अकबर तो बहुत छोटा था और उनके जो लोग थे उनको पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो सबने मिलकर कहा कि अकबर को राजगद्दी पर बैठाया जाए। और ये जो हुआ था, ये हुआ था आपका कलानौर के किले में। ऑप्शन नंबर ए कलानौर की जगह पर अकबर को राजगद्दी पर बैठाया गया जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अकबर बैरम खां के संरक्षक में रहा, ठीक है, उसको संरक्षकता प्राप्त थी बैरम खान से। कब से कब तक? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अकबर रहा था 1556 से लेकर 1560 के बीच में। बैरम खां का संरक्षण प्राप्त था अकबर को, उसकी देखरेख में काम करता था, राजा अकबर ही था। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अकबर ने स्वयं मारा था, राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने अहमद खां को स्वयं मारा था। ऑप्शन नंबर ए अहमद खां प्रश्न के लिए राइट आंसर है। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की थी। तो गुजरात में व्यापार जो स्टार्ट करने के लिए अकबर से जॉन मिल्डेन हॉल, इन्होंने फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की थी। ऑप्शन नंबर बी जॉन मिल्डेन हॉल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे कच्छवाहों से। ऑप्शन नंबर बी कच्छवाहों से प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, खुद से नहीं स्वीकार की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ राइट आंसर है। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ के रावचंद्र सेन। इन्होंने मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की और लड़ते रहे, संघर्ष जारी रखा, समर्पण बिल्कुल नहीं किया। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1576 ईस्वी राइट आंसर है।
हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति थे ऑप्शन नंबर सी हकीम खान। ये महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे वो राणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए, उसको पता चला कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अधीनता स्वीकार नहीं करता, तो युद्ध करके चाहता था, उसको मारता नहीं था, जब तक वो अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे उसको प्रताड़ित करता था। तो राणा प्रताप ने आजीवन उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करी। ऑप्शन नंबर ए। अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार कर दी थी? और वो अकबर का समकालीन मुगल शासक था, तो इस्लाम का दुश्मन बता दिया था अकबर को बदायूनी ने। बदायूनी ने कहा कि भैया ये इस्लाम को नहीं मानता, इस्लाम का दुश्मन है, और उसके खिलाफ आरोप की सूची तैयार की। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, बदायूनी। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार जो था यह था आपका जब्त या जब्ती। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो अकबर के सैनिक विभाग का प्रमुख, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर बी मीर बख्शी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे जो है टाइपिंग मिस्टेक है, मीर बख्शी है, ठीक है, याद रखना। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू करने का रीजन क्या था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईने दहशाला यह पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो आईने दहशाला नाम की जो पद्धति थी यह निर्मित की गई थी आपकी टोडरमल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी टोडरमल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया अकबर ने दहशाला प्रथा की शुरुआत किस सन में की थी? यदि सन आ जाए आपसे तो क्या बताएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल के द्वारा की गई थी 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा दहशाला प्रथा, और इसकी भूमिका किसने निभाई थी? टोडरमल ने। 1580 ईस्वी राइट आंसर है। अकबर द्वारा 1587 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। क्या है इबादत खाना, बताइए? तो इबादत खाना यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, दूसरे धर्मों के बारे में भी जानता था, जितने भी विद्वान हैं अलग अलग धर्म के, उनसे चर्चा करता था, समझता था किस में क्या अच्छी चीज़ है, क्या कर सकते हैं, किस किस चीज़ को, मतलब ये एक अच्छी चीज़ थी, तो उसको कहा जाता था इबादत खाना। इबादत खाना याद रखिएगा। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो दीन ए इलाही अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था, और यह प्रारंभ हुआ था आपका 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1582 ईस्वी राइट आंसर है। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकारने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकारने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। ऑप्शन नंबर ए बीरबल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल मतलब सार्वभौम शांति तथा भाईचारा, इसको क्या है? सुलह एक कुल की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो सुलह एक कुल ये जो अवधारणा थी ये आपकी राजनीतिक उदारता पर आधारित थी, धार्मिक सहनशीलता भी उसमें लागू थी, और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, मतलब उपरोक्त सभी, तभी तो भाईचारा होगा भाई। राजनीतिक तौर पर भी उदारता हो, धार्मिक तौर पर भी सबको एक साथ लेके चलो, और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी वहां पर, उस समय समकालीन भारतीय राजा अकबर था। ऑप्शन नंबर ए अकबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? जहांगीर के दरबार की बात हो रही है, तो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए विलियम हॉकिंस। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है विलियम हॉकिंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विदेशी यात्रियों में से
किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो जब जहांगीर था उस समय भारत की यात्रा करने वाला था फ्रांसिस्को पल्सर्ट। ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस्को पल्सर्ट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। यह जहांगीर के समय में आया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो जहांगीर के द्वारा कैप्टन हॉकिंस को सम्मानित किया गया था इंग्लिश खान बोलकर। ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश खान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? तो जहांगीर के द्वारा थॉमस रो को अजमेर में मिलने का अवसर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी अजमेर राइट आंसर है। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण किया है वह कौन था? डच पर्यटक की बात हो रही है। तो डच पर्यटक उसका नाम था फ्रांसिस्को, यही आया था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ऑप्शन नंबर ए इसके द्वारा विवरण किया गया है जहांगीर के शासनकाल का। निम्नलिखित में से कौन से दो पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुसार भेजे गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा समर्पण की शर्तों के अनुसार जहांगीर के दरबार में भेजे गए थे। ऑप्शन नंबर यहां सही आंसर है आपका दारा शिकोह और मुराद। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आत्महत्या की थी मानबाई या शाह बेगम ने। यह जहांगीर की पत्नी थी, इन्होंने आत्महत्या की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अपने प्रभुत्व के प्रारंभिक वर्षों में नूरजहां ने जहांगीर के किस पुत्र को संरक्षण प्रदान किया था? तो नूरजहां के द्वारा जहांगीर के शहरयार नामक पुत्र को संरक्षण प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली थी? तो जहांगीर के द्वारा शरण ली गई थी ओरछा के दुर्ग में। ऑप्शन नंबर ए ओरछा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने बंदी बना लिया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? तो जहांगीर के द्वारा बंदी बना लिया गया था, राइट आंसर है शेख अहमद सरहिंदी को। ऑप्शन नंबर ए शेख अहमद सरहिंदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा सिंगस्पा पद्धति अपनाई? तो दुअस्पा सिंगस्पा पद्धति किसने अपनाई थी? ये अपनाई गई थी आपकी जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा दुअस्पा सिंगस्पा पद्धति के लिए। जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था? तो जहांगीर के द्वारा अबुल फजल का जो हत्यारा था उसको पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर का पुत्र था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक पुत्र राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खुसरो जहांगीर का एक पुत्र था। ऑप्शन नंबर एक खुसरो प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? राइट आंसर हो जाएगा यह जहांगीर की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, ए लिखा हुआ है लेकिन डी कर लेना उसको। ऑप्शन नंबर डी नूरजहां जो थी ये जहांगीर की पत्नी थी। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीटेड हुआ है, पूछा गया है, अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। देखिए जहांगीर था, गियास बेग और आसफ खान ये तीनों थे। खुर्रम सदस्य नहीं था नूरजहां के गुट का। ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? इनमें से कौन सा राज्य मिला लिया गया था मुगल साम्राज्य में? तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर। ये शाहजहां के शासनकाल में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी अहमदनगर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। क्वेश्चन हटके हैं, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। पूरे मुगल साम्राज्य के जहां जहां यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन है इसमें। शाहजहां ने मुगल सम्राट की राजधानी आगरा से स्थानांतरित करके कहां पर रखी थी? तो आगरा के स्थान पर शाहजहां ने रख ली थी दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी कर ली थी। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? बताइए कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा नीर जुमला। नीर जुमला के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी नीर जुमला, इनके द्वारा कोहिनूर हीरा दिया गया था शाहजहां को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो मुमताज महल का वास्तविक नाम था आपका अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन नंबर ए अर्जुमंद बानो बेगम राइट आंसर है। शाहजहां ने बलबन द्वारा चलाए गए सिजदा को समाप्त कर कौन सी नवीन परंपरा चलाई थी? शाहजहां ने सिजदा को समाप्त कर दिया था जो कि बलबन ने चलाया था, और कौन सी नवीन परंपरा चलाई थी? तो शाहजहां ने चहार तस्लीम नामक नवीन परंपरा चलाई थी। ऑप्शन नंबर बी चहार तस्लीम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था? तो इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत यह शाहजहां ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी हिजरी संवत शाहजहां ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था? तो शाहजहां के द्वारा अहमदनगर पर आक्रमण किया गया था आपका 1633 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1633 ईस्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी आपकी कंधार। ऑप्शन नंबर बी कंधार के लिए झगड़ा हो रहा था ईरान के शाह और मुगल शासकों में। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, किस दृष्टिकोण से? तो कंधार मुगल साम्राज्य के हाथ से निकल गया था और इनको धक्का पहुंचा था क्योंकि उसका सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व था। सामरिक महत्व था कंधार का। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सामरिक महत्व प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? तो शाहजहां का जो बल्ख अभियान था इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था मुगल साम्राज्य का, ऑप्शन नंबर डी मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से भी आगे तक करना। यह बल्ख अभियान का उद्देश्य था। याद रखना, जो उपमहाद्वीप में फैला था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश यहां तक फैला था, इसको ले जाके और ऊपर तक सभी जगह पहुंचाना, बल्ख अभियान। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था। तो शेष जिंदगी के लिए शाहजहां जब तक जिंदा रहा औरंगजेब ने उसको कैद कर दिया, उम्र कैद। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी शाहजहां को कैद कर दिया था औरंगजेब ने, राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर नाम से किसने किया? तो सिर ए अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया गया था और यह किया गया था आपका किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए दारा शिकोह। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अधोलिखित में कौन एक दारा शिकोह की रचना है? अधोलिखित मतलब जो नीचे दी गई हैं, तो जो नीचे दी गई हैं इनमें से दारा शिकोह की रचना है आपकी मज़्ब उल बहरीन। ऑप्शन नंबर डी मज़्ब उल बहरीन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यह दारा शिकोह की रचना है मज़्ब उल बहरीन। शाहजहां ने दारा शिकोह को कौन सी उपाधि दी थी? तो शाहजहां के द्वारा दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए शाह बुलंद इकबाल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में भी जुड़ा था? तो राजकुमार दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में राइट आंसर हो जाएगा जुड़ा था कौन? ऑप्शन नंबर सी फ्रांसवा बर्नियर। ऑप्शन नंबर सी फ्रांसवा बर्नियर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यह चिकित्सक था दारा शिकोह, राजकुमार दारा शिकोह का चिकित्सक फ्रांसवा बर्नियर। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो दारा शिकोह को दफनाया गया था आपका दिल्ली में। दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला सबसे पहला मुसलमान दारा शिकोह था। ऑप्शन नंबर ए दारा शिकोह ने हिंदू धर्म ग्रंथ का भी अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का। ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। धर्मट का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो धर्मट का युद्ध यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अनुसार सही आंसर है। एक था औरंगजेब और दूसरा था दारा शिकोह। धर्मट का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हो जाने पर
दारा शिकोह के सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने का प्रत्यक्षदर्शी था। तो औरंगजेब द्वारा पराजित हो गया था दारा शिकोह, और सार्वजनिक अपमान किया था दारा शिकोह का। किसने? औरंगजेब ने। और इनमें से एक वहां पर था, उसने देखा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था वही फ्रांसवा बर्नियर। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर साहब, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इनके सामने अपमान किया था। औरंगजेब के अधीन नौकरी लेने से पहले मीर जुमला किसकी सेवा में था? तो औरंगजेब के अधीन नौकरी ले ली थी मीर जुमला ने, और औरंगजेब के पहले था वो गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह के पास। किसके पास था? गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह के पास। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को दुर्बल कर दिया था। कौन सा पुत्र था औरंगजेब का? तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर शाह द्वितीय ने जो है विद्रोह कर दिया था, और राजपूतों के सामने औरंगजेब की स्थिति दुर्बल हो गई थी, क्योंकि उसके जो है बेटे ने ही विद्रोह कर दिया था। अकबर शाह द्वितीय औरंगजेब का पुत्र था ये। मुगल राजकुमार जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, कौन था? श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था तो मुगल राजकुमार था सुलेमान शिकोह। इसने श्रीनगर के गढ़वाल में आश्रय लिया था। ऑप्शन नंबर ए, सुलेमान शिकोह राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो सम्राट औरंगजेब की पुत्री यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो मेहरुनिसा, ऑप्शन नंबर डी मेहरुनिसा, ये औरंगजेब की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर डी मेहरुनिसा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। औरंगजेब ने किसको साहिबात उल जमानी की उपाधि दी थी? कौन सी उपाधि? साहिबात उल जमानी किसको दी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है जहां आरा। जहां आरा को औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी? कौन सा मुगल सेनापति था बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर की संधि जय सिंह के साथ की थी। जय सिंह के साथ हुई थी। शिवाजी और जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। सन 1665 ईस्वी की बात है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? तो औरंगजेब द्वारा जिस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी उनका नाम है गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेग बहादुर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। औरंगजेब ने दक्षिण के दो राज्यों बीजापुर तथा गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिला लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी? तो विजय प्राप्त करके बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने सन 1688 से लेकर 90 का समय था। ऑप्शन नंबर सी, इस समय मिला लिया था। बीजापुर गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में आ गए थे दोनों। औरंगजेब का साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? तो औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, 21 सूबों में विभक्त करके रखा था। ऑप्शन नंबर डी 21 सूबे प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? औरंगजेब के राज दरबार में निम्नलिखित में से किसकी संख्या सर्वाधिक थी? तो औरंगजेब के राज दरबार में सबसे ज्यादा थे हिंदू सेनापति। ऑप्शन नंबर ए, हिंदू सेनापति औरंगजेब के राज दरबार में सबसे ज्यादा थे। निम्नलिखित में से कौन सा संत मुगल शासक औरंगजेब के समकालिक था? बहुत प्रसिद्ध संत थे और उनका नाम है संत रामदास। ये औरंगजेब के समकालिक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस मुगल बादशाह ने अकबर की राजपूत नीति को ही परिवर्तित कर दिया था? तो अकबर की राजपूत नीति को परिवर्तित करने वाला मुगल बादशाह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से औरंगजेब को, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, टिक कर लो, 100% पूछा जा सकता है ये। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी। मुगल काल में जनपद या जिला, इसको क्या कहा जाता था? जो अभी जिला कहा जाता है, जनपद कहा जाता है, मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो जिले को या जनपद को मुगल काल में कहा जाता था सरकार। ऑप्शन नंबर बी, सरकार कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित अधिकारी समुच्चयों में से कौन सा एक मुगलों की प्रांतीय शासन व्यवस्था में नहीं पाया जाता? मुगलों की प्रांतीय शासन व्यवस्था में नहीं था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़िए। तो देखिए,
पहला भी था सूबेदार, फौजदार, करोड़ी, ये सब मुगलों के प्रांतीय शासन में थे। फौजदार, दीवान, बख्शी, ये भी था। मुहतसिब, वजीर और आमिल, ये भी था। वजीर, बख्शी और मिरसमा, ऑप्शन नंबर डी ये नहीं था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर ये मुगल प्रांतीय शासन व्यवस्था में नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन में बख्शी क्या होता था? तो मुगल प्रशासन काल में जो बख्शी होता था, वेतन भुगतान करता एवं गुप्तचर विभाग का प्रभारी होता था। बख्शी क्या होता था? वेतन भुगतान करता था और गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था बख्शी, याद रखिएगा। भूमि की पैमाइश के लिए अकबर ने निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया था? भूमि की पैमाइश करने के लिए। तो भूमि की पैमाइश करने के लिए अकबर ने एक बांस की जरीब बनाई थी जो लोहे के छल्लों से जुड़ी होती थी। आजकल भी पुराने, यदि आप लोग कोई गांव से बिलोंग करते हैं और खेती किसानी करते हैं तो वहाँ पर जो पटवारी होते हैं वो जरीब लेके आते हैं। जरीब से ही नपाई होती है खेतों की। जरीब लोहे की कड़ी होती है, उसी से नपाई होती है जरीब, याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? बताइए, मुगल प्रशासन के अंदर मुहतसिब क्या था? तो मुगल प्रशासन के अंदर जो मुहतसिब होता था वो लोक आचार शास्त्र का प्रभारी अधिकारी होता था। किसका? लोक आचार शास्त्र का प्रभारी अधिकारी, इसको कहा जाता था मुहतसिब। याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य में जितने वर्ड अलग से बनाए गए थे ना, वो उनका मीनिंग क्या है ये भी एग्जाम में खूब पूछता है। सम्राट द्वारा नियुक्त परंतु सीधे राज्य से वेतन पाने के स्थान पर मनसबदारों से वेतन पाने वाले सैनिक क्या कहलाते थे? तो जो सैनिक मनसबदारों से वेतन प्राप्त करते थे उनको दाखिली कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी दाखिली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी? तो कभी भी खाली नहीं रहने वाली जो भूमि थी उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था आपका पोलज। ऑप्शन नंबर ए पोलज भूमि, ये कभी भी खाली नहीं रहती थी। ऑप्शन नंबर ए। भारत में मुगल शासन के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से एक कोई कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो मुगल साम्राज्य के बारे में यहाँ पर जो नीचे कथन दिए गए हैं, सबसे पहला कथन पढ़िए, कृषक समुदाय एक संगठित और सजातीय समुदाय था। यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए कृषक समुदाय संगठित नहीं था और सजातीय समुदाय भी नहीं था। ऑप्शन नंबर ए मुगल शासन में ये नहीं था, ये गलत दिया गया है। बाकी खाद्यान्नों की प्रचुरता थी। राज्य द्वारा उन फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता था जो अधिक राजस्व लाती थी और अधिकतर क्षेत्रों में वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन होता था। केवल कृषक समुदाय एक संगठित समुदाय था, ये गलत है। और सजातीय समूह थे, ये भी गलत है। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। चकला क्या है? तो चकला शब्द का जो प्रयोग हुआ है, चकला, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। सूबा और परगना के बीच का एक क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। उसको क्या कहा जाता था? चकला शब्द का यूज हुआ मुगल शासन में, चकला कहलाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उनको क्या कहा जाता था? तो मुद्रा के रूप में जिन मनसबदारों को वेतन दिया जाता था उनको कहा जाता था आपका नगदी। ऑप्शन नंबर ए नगदी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अकबर के प्रशासन में करोड़ी नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था? तो अकबर के प्रशासन में करोड़ी नामक का अधिकारी ये राजस्व का संग्रह करता था। ऑप्शन नंबर ए राजस्व का संग्रह करोड़ी नामक अधिकारी करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो मुगल कालीन भारत में राज्य की जो आय थी उसका प्रमुख स्रोत था आपका भू राजस्व। ऑप्शन नंबर सी भू राजस्व प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो मुगल काल में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी दाम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो मध्यकाल में जो बटाई शब्द था इसका अर्थ था आपका लगान निर्धारण का तरीका, इसको बटाई कहा जाता था। लगान निर्धारण का तरीके को बटाई कहा जाता था। किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला की नींव पड़ी थी?
तो राइट आंसर हो जाएगा मुगल चित्रकला की नींव यहाँ पर ऑप्शन में जो दिए गए हैं हुमायूं के समय पड़ी थी। चित्रकला की नींव हुमायूं के समय स्टार्ट हो गई थी, बाकी तो बाद में आपको पता ही है चित्रकला प्रेमी कौन था। कमेंट करके बताइए। मीर सैयद अली और अब्दुस समद किसके समय दरबारी चित्रकार थे? तो मीर सैयद अली और अब्दुस समद ये दोनों हुमायूं के समय और अकबर दोनों के समय दरबारी चित्रकार थे। हुमायूं ने ही स्टार्ट कर दिया था, बाबर को इतना शौक नहीं था, हुमायूं ने चित्रकला का स्टार्ट कर दिया था। उन्हीं के समय अब्दुस समद और क्या बोलते हैं मीर सैयद अली ये दोनों हुमायूं के समय थे और हुमायूं से अकबर के समय तक रहे, चित्रकार थे, बहुत फेमस। दास्तान ए अमरी हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दास्तान ए अमरी हजमा इसका जो चित्रांकन किया गया था यह किया गया था अब्दुस समद द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अब्दुस समद राइट आंसर है प्रश्न के लिए। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार या एल्बम और व्यक्तित्व रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? तो एल्बम पर और व्यक्तित्व चित्र पर अधिक जोर देने वाला राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? यह था आपका ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। ठीक है, जहांगीर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सज्जित नहीं थी? तो अकबर के दरबार के जो चित्र हैं वो किस में नहीं मिलते, किस पुस्तक में? तो ये आपको बाबरनामा में नहीं मिलेंगे। ठीक है, हमजानामा, रज़्मनामा और आपका तारिक ए अल्फी इन सब में अकबर के दरबार के चित्र हैं, बाबरनामा में नहीं है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो जो यूरोपीय चित्रकारी था उसका प्रवेश हुआ था अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी अकबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने जहांगीर के आदेश पर अपना उत्कृष्ट आकृति चित्र बनाया था? तो जहांगीर के आदेश पर किस चित्रकारों ने बनाया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका दौलत। ऑप्शन नंबर ए दौलत प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों, पशुओं और पुष्पों के अपने चित्रांकन के लिए खास तौर पर विख्यात मुगल शैली का चित्रकार कौन था? तो पक्षियों, पशुओं और पुष्पों का चित्र बहुत अच्छा बनाता था मंसूर, ये बहुत ज्यादा फेमस था। ऑप्शन नंबर डी मंसूर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। मुगल एल्बम के लिए शाह अब्बास की सबीहें तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने फारस भेज दिया था कि भैया फारस जाओ एक मुगल एल्बम तैयार करना है? राइट आंसर हो जाएगा फारस भेज दिया था इनमें से बिशन दास को। ऑप्शन नंबर सी बिशन दास को फारस भेज दिया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो मुगल सम्राट अकबर राइट आंसर हो जाएगा, अकबर को आता था बजाना नगाड़ा। ऑप्शन नंबर ए नगाड़ा बजा लेता था अकबर, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो अकबर के पहले तानसेन जो था वो था भाटा के राजा रामचंद्र सिंह की संरक्षण में। भाटा के राजा रामचंद्र सिंह राइट आंसर है। तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर राइट आंसर है। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मियां तानसेन के संदर्भ में कथन सही नहीं है पूछा गया है। पहला कथन पढ़ते हैं, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। तो यह कथन सही नहीं है, तानसेन उपाधि सम्राट अकबर ने नहीं दी थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर ही गलत है। बाकी तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुव पदों की रचना की है, बिल्कुल सही है। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की है, यह भी सही है। जो जहां जहां वो रहा है उनसे संबंधित गाने बनाए हैं। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, तानसेन की उपाधि अकबर ने नहीं दी उनको। मुगल शासक औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? तो औरंगजेब जो था वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वीणा बजाता था औरंगजेब। कौन सा? वीणा। ऑप्शन नंबर सी वीणा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था हाजी बेगम ने। ऑप्शन नंबर यहां पर भी हाजी बेगम राइट आंसर है। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में से इनमें से कौन कौन सम्मिलित था? तो अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक थे। तो ध्रुपद गायक एक तो है तानसेन और दूसरा हरिदास, ये दोनों ध्रुपद गायक थे और अकबर के शासनकाल में थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, एक और दो, तानसेन और हरिदास। एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था आपका नूरजहां ने। ऑप्शन नंबर सी नूरजहां प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
मुगल काल का अकबर के समय में भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो अकबर ने बनवाया था मुगल काल में भारत का सबसे बड़ा जो पुल बनवाया था उस समय का, तो वो जौनपुर में, ऑप्शन नंबर बी जौनपुर में बनवाया था अकबर ने। भारत का सबसे बड़ा पुल था मुगल काल के समय का। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका विलियम फिंच ने यह कथन दिया था। किसने? विलियम फिंच। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि अकबर के शासनकाल में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण कराया गया था। उसमें 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, तब जाके वो बना था। अपनी किस वजह के स्मारक स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा ये बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर डी गुजरात विजय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? अकबर के राज्यकाल में नहीं हुआ था, पूछा गया है। सबसे पहले नीचे देखते, लाहौर का किला बनाया था अकबर ने, इलाहाबाद का किला भी बनाया था, आगरे का भी। दिल्ली का लाल किला अकबर ने नहीं बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसी वीडियो में एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण कराया था माहम अनगा ने। ऑप्शन नंबर डी माहम अनगा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल के सुलेखक या कैलीग्राफर डैश ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया? तो ताजमहल के कैलीग्राफर, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसके लिए राइट आंसर है आपका अमानत खान सिराजी। ऑप्शन नंबर सी, ये थे ताजमहल के कैलीग्राफर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाहजहां द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद पूर्णतया संगमरमर की बनी हुई थी? तो पूरी तरीके से संगमरमर की बनी हुई है आगरा के किले में मोती मस्जिद। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, गोती मस्जिद। आगरा के किले में स्थित जो मोती मस्जिद है ये पूरी तरीके से जो है संगमरमर की बनी हुई है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता था? तो द्वितीय ताजमहल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कहलाता था आपका रबिया उद दौरानी का मकबरा। ऑप्शन नंबर यहां पर रबिया उद दौरानी का मकबरा, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? तो बीबी के मकबरे का निर्माण किसने कराया है? औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुगल स्थापत्य कला का वह निदर्शन है जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग किया गया है? सबसे पहले किया गया है संगमरमर का यूज एतमा उद्दौला के मकबरे आगरा में बड़े पैमाने पर, उसके बाद फिर ताजमहल में तो लगा ही है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले एतमा उद्दौला के मकबरे पर संगमरमर का बहुतायत से यूज किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है, मुगल कालीन इमारत और स्थान? तो पहले हम देख लेते कौन कौन सी सही है, उसका गलत बता दूंगा। तो देखिए, शेर शाह का मकबरा सासाराम बिल्कुल सही है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, ये भी सही है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत है। जहांगीरी महल बुरहानपुर, ये गलत है। कमेंट करके बताइए जहांगीरी महल कहां पर है, देखते हैं किसी को पता है या नहीं। जहांगीरी महल कहां है, कमेंट करके बताइए। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुजुक ए बाबरी ये लिखी गई है आपकी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। ये लिखी गई है उर्दू में, माफ कीजिएगा, अच्छा ऊपर नीचे तुर्की में लिखी गई है। यहां पर सी यहां लिखा हुआ है, देखिए ए के बाद सी लिखा हुआ है, तो तुर्की में लिखी गई है तुजुक ए बाबरी। ऑप्शन नंबर सी तुर्की भाषा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी है, इस पुस्तक का नाम क्या है? तो सबसे पहले मुगल वंश के सबसे पहले सम्राट बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है और उस पुस्तक का नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। उस पुस्तक का नाम है आपका बाबरनामा। ऑप्शन नंबर बी बाबरनामा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हुमायूंनामा के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थी? तो हुमायूंनामा की रचयिता राइट आंसर हो जाएगा आपका गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी है।
महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? तो महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक था आपका रज़्मनामा। ऑप्शन नंबर बी रज़्मनामा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो शिक्षा संबंधी सुधार किए गए हैं आपके अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने। हितोपदेश बहुत ही फेमस है, इसका फारसी में अनुवाद ताजुल माली ने किया था। निम्न मुस्लिम विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है आपका अब्दुल रहीम खाने खाना। ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रहीम खाने खाना प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो शाहजहांनामा के लेखक हैं आपके इनायत खां। इन्होंने शाहजहांनामा लिखी है। 16वीं शताब्दी की संस्कृत रचना ब्रज भक्ति विलास जो उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र पर केंद्रित है, इसके लेखक कौन है? तो ब्रज भक्ति विलास ये जो लिखी गई है इसके लेखक राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? इसके लेखक हैं आपके ऑप्शन नंबर बी नारायण भट्ट। नारायण भट्ट ने जो है ब्रज भक्ति विलास नामक की पुस्तक लिखी है। अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख ए अकबरी फारसी भाषा में इस विद्वानों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो तारीख ए अकबरी इसको फारसी भाषा में लिखा गया है और किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आरिफ कंधारी ने तारीख ए अकबरी लिखी है। आरिफ कंधारी ऑप्शन नंबर ए। 1799 ईस्वी में किंग जॉर्ज को बादशाहनामा किसने भेंट की थी? तो किंग जॉर्ज को बादशाहनामा भेंट की गई थी अवध के नवाब के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अवध के नवाब राइट आंसर है। नस्तालिक क्या है? तो नस्तालिक जो है राइट आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नस्तालिक एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमारी ने माखी नाम के दीवान कविताओं के संग्रह तैयार किए हैं? तो माखी नाम से कविताओं का संग्रह तैयार किया है। ऑप्शन नंबर औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा ने। औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा ने माखी नाम से जो है कविताओं का संग्रह तैयार किया है। ऑप्शन नंबर डी। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह कौन था? तो जैन साधु जो अकबर के दरबार में रहा और जगत गुरु बोला गया वो था आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर बी हरि विजय सूरी। ऑप्शन नंबर बी हरि विजय सूरी राइट आंसर है। बनास और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? तो बनास और इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा के लिए जो कर लगता था उसको माफ करने के लिए कविंद्राचार्य ये गए थे अकबर के सामने, पंडितों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरों की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के हीरे और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी जीन बैप्टिस्ट देवनियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सतनामी और जाट विद्रोह। ये कृषकों की समस्या के लिए विद्रोह हुए थे मुगल काल के समय। ऑप्शन नंबर बी सतनामी विद्रोह और जाट विद्रोह प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध या प्रतिबंध लगा दिया था? तो तंबाकू के प्रयोग पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर राइट आंसर है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम ये आपकी बाबर की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर ए बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहां पर आपको जो युग्म दिए गए हैं फुतुह ए मिर्जा मोहम्मद काजिम आलमगिरी ये गलत है। बाकी हुमायूं नामा गुलबदन बेगम बिल्कुल सही। तबकात ए निजामुद्दीन अहमद अकबरी राइट आंसर है और पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ये भी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल इनमें से किसने बनवाया था? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो गुजरी महल जो बनवाया गया था ये मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी मान सिंह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अकबर के समय का सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता था? तो
अकबर के समय का सोने का सबसे बड़ा सिक्का ये शनसब कहलाता था। ऑप्शन नंबर डी शनसब प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस व्यापारिक केंद्र को मुगलों ने एक समुद्री बंदरगाह के रूप में प्रयोग नहीं किया? समुद्री बंदरगाह के रूप में प्रयोग नहीं किया। तो देखो किस किस को प्रयोग किया। लाहौरी बंदर को यूज किया था मुगलों ने, सूरत को भी और कैम्बे को भी। थट्टा को यूज नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी गलत आंसर है। बाकी लाहौरी बंदर, कैम्बे और सूरत, इन तीनों को यूज किया था। विदेशी यात्रियों में से कौन वर्णन करता है कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए ले जाया जाता था? तो तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल ले जाया जाता था मुगलों के लिए। एडवर्ड टेरी ने जो है वर्णन किया है। एडवर्ड टेरी ये यात्री थे, विदेशी यात्री, इन्होंने वर्णन किया है। निम्नलिखित में से जाटों के किस सरदार ने अकबर के मकबरे को लूट लिया था? तो अकबर के मकबरे को लूट लिया था राजा राम ने, जाटों के सरदार थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? तो शाहरुख नामक चांदी का सिक्का बाबर ने चलवाया था। ऑप्शन नंबर बी बाबर राइट आंसर है। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किसने किया? तो गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार ये नूरजहां ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को दिए जाने वाला पुरस्कार जो कि सम्मान स्वरूप एक वस्त्र के पहनाए जाने के रूप में होता था, जिसे सभी सम्राट पहना करते थे, का क्या नाम था? तो उसका नाम था, आपका राइट आंसर हो जाएगा खिलात। ऑप्शन नंबर डी खिलात प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको काबुल, मक्का या मक्के का द्वार कहा जाता था? तो काबुल, मक्का या मक्के का द्वार सूरत को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते थे? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में इनको हेमू के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी हेमू प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हेमू के लिए निम्नलिखित में से किस उपनाम का प्रयोग किया जाता था? तो हेमू का उपनाम राइट आंसर हो जाएगा भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य या भारतीय यश का अंतिम सूर्य कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसानों से इतनी अधिक उगाही की जाती है कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए भी मुश्किल से सूखी रोटी बचती है। मुगल साम्राज्य में किसानों की दशा के बारे में उपरोक्त कथन इनमें से किस यूरोपीय यात्री ने कहा था? तो यूरोपीय यात्री थे फ्रांसिस्को पेलसर्व। इन्होंने कहा था कि किसानों को एक सूखी रोटी भी नहीं बचती, इतना उनसे उगाही की जाती है जो है मुगलों द्वारा। मुगल राज्य के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया था कि मुगल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि शोषक वर्गों के लिए केवल संरचनात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि वह स्वयं शोषण का प्रमुख जरिया या साधन था। तो शोषण का प्रमुख जरिया या साधन था। ये जो लाइन बोली गई थी, ये बोली गई थी अथर अली द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अथर अली के द्वारा बोली गई थी। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहां से लिया था? तो मुगलों के द्वारा नवरोज का त्यौहार ये पारसियों से लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए पारसियों से राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल रहीम खाने खाने का मकबरा कहां स्थित है? तो अब्दुल रहीम खाने खाने का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह कौन सा था? तो वो मदरसा था आपका लखनऊ का मदरसा। इसमें मुस्लिम न्याय शास्त्र को पढ़ाया जाता था। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल भारत में फसलों से के सरोकार रखने वाले शब्द जिन्स ए कामिल के सही अर्थ का घोतक है? जिन्स ए कामिल का मतलब क्या होता है? तो जिन्स ए कामिल का मतलब होता है आपका नगद फसल। ऑप्शन नंबर बी नगद फसल राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है और आज के इस वीडियो में मुगल साम्राज्य खत्म होता है। खत्म क्या, 1857 तक पढ़ाना है। तो वो पूर्व मुगल काल कहलाता था। मुगल काल था कब से कब तक? तो मुगल काल अपने 1526 बाबर से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगल काल होता है। उसके बाद पूर्व मुगल काल स्टार्ट होता है और ये चलता है कब तक? 1857 जब बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों ने, वहां तक चलता है पूर्व माफ कीजिएगा उत्तर मुगल काल। उसके भी क्वेश्चन करा दूंगा, उसके लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर आप कमेंट करके दीजिए। आपको टॉपिक वाइज यदि चाहिए तो अगला टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए आप बताइए, कौन सा टॉपिक चाहते हैं।
मैं आपको 2 टॉपिक दे देता हूं, एक भूगोल का देता हूं, भारत की अपवाह तंत्र, उसमें भारत के नदी तालाब सभी चीज कवर हो जाएगी, जितनी भी पानी से संबंधित है, इस पे वीडियो बना दूं या फिर आपके लिए पॉलिटी के किसी टॉपिक पर वीडियो बना दूं, कमेंट करके बताइएगा। आप जिस टॉपिक पर बोलेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बना दिया जाएगा। आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्लीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।